नमस्कार और स्वागत है आपका सुन लो यूपीएससी पर। आज तारीख है 30 जुलाई 2025 और आज हम उन सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी हैं। जी हाँ, ये विश्लेषण आधारित है पीआईबी, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू और अन्य विश्वसनीय सरकारी सूत्रों पर। जैसा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था, The only limit to our realization of tomorrow is our doubts of today. मतलब हमारे कल की कामयाबी की सीमा हमारे आज के शक ही तय करते हैं। बिल्कुल, और यूपीएससी यात्रा में शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। प्रक्रिया पर भरोसा रखना होगा। आपका मिशन सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करना है। तो चलिए बिना शक के आज के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ्स लगाए हैं। भारत के डिप्लोमेटिक आउटरीच, कूटनीतिक पहुंच पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ बढ़ रही है। संसद में नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस हुई है। हाँ, और एनईपी 2020 के 5 साल का मूल्यांकन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ वैश्विक प्रयास, निसार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण, रामसर कन्वेंशन में भारत की एक महत्वपूर्ण जीत और कमचाटका में आया वो भयानक भूकंप। इस चर्चा से एस्पिरेंट्स को विषयों की गहरी समझ मिलेगी, मेंस और प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलेंगे और उनकी विश्लेषण क्षमता भी बेहतर होगी। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं मेंस के विश्लेषण से। सबसे पहले जनरल स्टडीज पेपर 2, यूपीएससी मेंस इन डेप्थ एनालिसिस, जीएस पेपर 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड आईआर। हाँ, तो पहला और सबसे बड़ा मुद्दा है जियोपॉलिटिक्स एंड ट्रेड। अमेरिका ने भारत पर ये जो नए टैरिफ्स लगाए हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। जी देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत से आयात होने वाली सभी वस्तुओं पर, मतलब ऑल गुड्स पर 25% का एक ब्लैंकेट टैरिफ लगाया जाएगा। 25%, ये तो बहुत ज्यादा है। और ये कब से लागू होगा? ये 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक अतिरिक्त पेनल्टी भी लगाया गया है। पेनल्टी किस लिए? ये पेनल्टी भारत के रूस के साथ जो रणनीतिक और आर्थिक जुड़ाव है उसके लिए है। स्पेसिफिकली रूस से तेल खरीदना और मिलिट्री हार्डवेयर यानी सैन्य साजो सामान की खरीद। अच्छा, तो ये सीधे सीधे भारत की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंस या जिसे हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उस पर एक तरह की चुनौती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक व्यापारिक कदम नहीं है, इसके भू-राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार तनाव तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने की क्षमता पर भी सवाल उठेंगे। तो भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है इस पर? सरकार क्या कह रही है? देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में सुओ मोटो बयान दिया है। सुओ मोटो मतलब खुद से पहल करके? हाँ, बिना किसी सवाल पूछे जाने का इंतजार किए। उन्होंने कहा है कि सरकार इस टैरिफ के इम्पैक्ट का बहुत सावधानी से एग्जामिनिंग कर रही है और वो सभी स्टेक होल्डर्स जैसे कि एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्री बॉडीज, उद्योग निकाय और खासकर एमएसएमई के साथ लगातार संपर्क में है। और उन्होंने आश्वासन क्या दिया? कोई ठोस कदम उठाने की बात कही? मंत्री गोयल का बयान था, We will take all necessary steps to secure and advance our national interests. हम अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित और आगे बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। मतलब सरकार अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने इसे विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों से भी जोड़ा है ना? जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये कदम भारत के आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को और मजबूत करेगा। साथ ही उन्होंने हाल ही में यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया और EFTA देशों के साथ हुए म्यूचुअली बेनिफिशियल, परस्पर लाभकारी व्यापार समझौतों का भी जिक्र किया। ये दिखाने के लिए कि भारत की व्यापार कूटनीति सक्रिय है और हम सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं हैं। ये तो हुआ सरकार का पक्ष। विपक्ष क्या कह रहा है? जाहिर है वो आलोचना कर रहे होंगे। बिल्कुल, विपक्ष, खासकर कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य दलों ने इसे एक बड़ी फॉरेन पॉलिसी फेलियर, विदेश नीति विफलता करार दिया है। उन्होंने शायद वो हाउडी मोदी कार्यक्रम का भी जिक्र किया होगा। हाँ, कुछ नेताओं ने उस इवेंट का हवाला देते हुए व्यक्तिगत कूटनीति, मतलब पर्सनल डिप्लोमेसी की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। जैसे जयराम रमेश जी की एक टिप्पणी थी कि ऑल दैट तारीफ बिटवीन हिम एंड हाउडी मोदी हैज मेंट लिटिल, मतलब उन दोनों के बीच की वो सारी तारीफें बेकार गईं। तो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता की बात है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा?
क्या ये वाकई भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए खतरा है? देखिए, ये असल में एक आर्थिक उपकरण का कोअर्सिव डिप्लोमेसी के तौर पर इस्तेमाल है। अमेरिका एक तरह से भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस के साथ अपने संबंधों को कम करे। मतलब भारत की जो मल्टी अलाइनमेंट की नीति है, यानी सबसे संबंध बनाए रखने की कोशिश, ये उसके लिए सीधी चुनौती है। महत्वपूर्ण है। रक्षा आपूर्ति, ऊर्जा सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी भारत के बहुआयामी संबंध हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो भारत पर दोनों के बीच संतुलन बनाने का दबाव बढ़ेगा। ये भारत की विदेश नीति के लचीलेपन और दबाव झेलने की क्षमता की एक बड़ी परीक्षा है। लेकिन इसमें एक दिलचस्प विरोधाभास भी है। जैसा आपने शुरू में बताया, उसी दिन 30 जुलाई को जब ये टैरिफ घोषित हुए, भारत और अमेरिका का संयुक्त निसार सैटेलाइट, निसार उपग्रह भी सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। हाँ, ये वाकई कमाल का संयोग है। एक तरफ इकोनॉमिक फ्रिक्शन, आर्थिक टकराव, और दूसरी तरफ इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, रणनीतिक सहयोग अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। तो इससे क्या समझे? क्या रिश्ते इतने परिपक्व हो गए हैं कि अलग अलग मुद्दों को अलग अलग रखा जा सके, कंपार्टमेंटलाइज? शायद हाँ। ये दिखाता है कि इंडिया यूएस रिलेशंस, भारत अमेरिका संबंध अब काफी मैच्योर, परिपक्व और मल्टी लेयर्ड, बहुस्तरीय हो चुके हैं। दोनों देश जानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग जारी रहेगा। अमेरिका की मंशा क्या हो सकती है इसके पीछे? क्या ये सिर्फ रूस वाला एंगल है या कुछ और भी है? हो सकता है ये एक हाई स्टेक्स बार्गेनिंग टैक्टिक, उच्च दाव वाली सौदेबाजी की रणनीति हो। अगस्त के आखिर में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भारत आने वाला है व्यापार वार्ता के लिए, तो शायद अमेरिका उससे पहले भारत से कुछ रियायतें चाहता है। क्या मांगे हो सकती हैं अमेरिका की? अमेरिका लंबे समय से भारत के एग्रीकल्चर, कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस मांग रहा है। ये भारत में काफी संवेदनशील मुद्दे हैं। वहीं भारत चाहता है कि उसके व्यापार लाभ बहाल हों, जैसे जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, और एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल, अनुमानित व्यापार माहौल मिले। और क्या ये सिर्फ भारत के साथ हो रहा है या अमेरिका की व्यापार नीति में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है? ये एक बड़ा बदलाव है, खासकर ट्रंप प्रशासन के तहत। उनकी ट्रेड पॉलिसी, व्यापार नीति ज्यादा आक्रामक, लेन देन वाली, ट्रांजैक्शनल और संरक्षणवादी, प्रोटेक्शनिस्ट नजर आ रही है। उन्होंने हाल ही में कई देशों के लिए डी मिनिमस नियम के तहत मिलने वाली शुल्क मुक्त छूट को भी निलंबित किया है। तो ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। मतलब आर्थिक नीति का भू राजनीतिक लक्ष्यों के लिए वेपनाइजेशन किया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक वैश्विक चलन बनता जा रहा है और ये भारत के लिए इकोनॉमिक रेजिलियंस, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अपनी व्यापार साझेदारी में डाइवर्सिफिकेशन, विविधता लाने की जरूरत को और रेखांकित करता है। सरकार का आत्मनिर्भरता पर जोर शायद इसी का एक रणनीतिक जवाब भी है। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी तो होगा इसमें, अमेरिका और भारत दोनों में। हाँ, अमेरिका में अर्थव्यवस्था अगर मजबूत है तो प्रशासन को ऐसे आक्रामक कदम उठाने की राजनीतिक गुंजाइश मिल जाती है। भारत में ये टैरिफ मुद्दा जाहिर तौर पर एक बड़ी राजनीतिक बहस का मुद्दा बनेगा। सरकार पर दबाव होगा कि वो घरेलू स्तर पर मजबूती दिखाए, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ बातचीत के दरवाजे भी खुले रखे। बहुत नाजुक संतुलन साधना होगा। सही कहा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तनाव के माहौल में भी भारत ने अपनी कूटनीतिक सक्रियता कम नहीं की है। आप इंडियाज एक्सपेंडिंग डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट के बारे में बता रहे थे। जी, एक तरफ अमेरिका के साथ ये तनाव चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत पश्चिम और पूर्व दोनों दिशाओं में अपने संबंध मजबूत कर रहा है। ये भारत की बहुआयामी विदेश नीति का अच्छा उदाहरण है। जैसे कि यूएई के साथ रक्षा साझेदारी। हाँ, 30 जुलाई को ही नई दिल्ली में 13th इंडिया यूएई जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी (JDC) भारत यूएई संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक हुई। और खास बात यह है कि ये पहली बार सेक्रेटरी लेवल पर आयोजित की गई। सेक्रेटरी लेवल पर? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दोनों देश रक्षा संबंधों को अब और ज्यादा रणनीतिक महत्व दे रहे हैं, इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। और इस बैठक में हुआ क्या, कोई खास समझौता? इसमें रक्षा सहयोग का स्तर बढ़ाने, मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी और एक बहुत महत्वपूर्ण MOU साइन हुआ इंडियन कोस्ट गार्ड और यूएई नेशनल गार्ड के बीच। किस विषय पर था ये MOU? ये मैरीटाइम सिक्योरिटी पर था। इसमें सर्च एंड रेस्क्यू, खोज और बचाव, मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया और एंटी पायरेसी, समुद्री डकैती विरोधी प्रयासों में आपसी सहयोग शामिल है। इसका रणनीतिक महत्व क्या है भारत के लिए? देखिए, यूएई पश्चिम एशिया में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इस MOU से इंडियन ओशन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र और वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में भारत की भूमिका मजबूत होगी। ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी,
वहां बसे भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री संचार लेन को सुरक्षित रखने के लिहाज से अहम है। ये तो हुई पश्चिम की बात। जी। पूर्व में क्या हुआ? फिजी का जिक्र भी था। जी हाँ, उसी दिन सुआ फिजी में 6th इंडिया फिजी फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस FOC भारत फिजी विदेश कार्यालय परामर्श हुई। इसका नेतृत्व हमारे विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी साउथ सचिव दक्षिण ने किया। फिजी के साथ FOC ये किस नीति का हिस्सा है? ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट नीति और फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण का हिस्सा है। फिजी प्रशांत महासागर में एक महत्वपूर्ण देश है। किन मुद्दों पर बात हुई वहाँ? चर्चा के मुख्य विषय थे हेल्थ, स्वास्थ्य, एजुकेशन, शिक्षा, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण, ट्रेड, व्यापार, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा और क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। ये सब फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन FIPIC, फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन के तहत आता है। FIPIC क्या है? ये भारत और 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बीच सहयोग का एक मंच है जिसे भारत ने शुरू किया था। अच्छा, और इस फिजी मीटिंग का कोई खास कूटनीतिक नतीजा निकला? एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि फिजी ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारत के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले का विशेष रूप से उल्लेख किया। वैश्विक मंच पर ऐसे बयानों का क्या महत्व होता है? देखिए, जब छोटे देश भी आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भारत के साथ खड़े होते हैं तो इससे एक वैश्विक सहमति बनाने में मदद मिलती है। ये दिखाता है कि भारत का पक्ष सही है और उसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल है। तो एक ही दिन दिल्ली में UAE के साथ और सुआ में फिजी के साथ ये उच्च स्तरीय बैठकें होना क्या दर्शाता है? ये भारत की विदेश नीति तंत्र के लचीलेपन और उसकी परिपक्वता का प्रमाण है। ये दिखाता है कि भारत एक तरफ बड़ी चुनौतियों जैसे अमेरिकी टैरिफ का सामना कर रहा है, लेकिन साथ ही अपने व्यापक रणनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए है। बिल्कुल। अब आते हैं GS पेपर 2 के अगले महत्वपूर्ण विषय पर, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, टेररिज्म, आतंकवाद और इंटरनल गवर्नेंस, आंतरिक शासन। संसद के मॉनसून सेशन में इस पर काफी बहस हुई है। जी हाँ, खासकर जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवाद विरोधी कार्रवाई को लेकर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने क्या जानकारी दी? उन्होंने ऑपरेशन महादेव के बारे में बताया। ये श्रीनगर के बाहरी इलाके में दाचीगांव फॉरेस्ट एरिया में चलाया गया था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। क्या इन आतंकवादियों की पहचान हुई? हाँ, गृह मंत्री ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान सुलेमान अलियास फैसल जट, हमजा अफगानी और जिब्रान के रूप में हुई है, और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये तीनों पाकिस्तानी नागरिक थे। और क्या इनका संबंध हाल की किसी बड़ी घटना से जोड़ा गया? जी, सरकार का दावा है कि ये आतंकवादी अप्रैल 2025 के पहलगाम मैसाकर में शामिल थे, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। इस दावे का आधार क्या बताया गया? गृह मंत्री ने फॉरेंसिक एविडेंस जैसे कि बैलिस्टिक रिपोर्ट्स और स्थानीय गवाहों द्वारा पहचान किए जाने का हवाला दिया। इस पर राजनीतिक बहस भी हुई होगी, जाहिर है। हाँ, काफी तीखी बहस हुई। गृह मंत्री ने विपक्ष पर, खासकर पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम पर सबूतों पर सवाल उठाने के लिए निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर एक खास माइंडसेट, मानसिकता रखने और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। यहाँ तक कहा कि विपक्ष जाने अनजाने में पाकिस्तान या लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों का बचाव कर रहा है। इस ऑपरेशन का नाम महादेव रखने का भी कोई खास कारण बताया गया? हाँ, गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसका कोई धार्मिक मकसद नहीं है। ये नाम छत्रपति शिवाजी के युद्ध घोष हर हर महादेव से प्रेरित है, जो भारत की संप्रभुता पर हमले के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है। उन्होंने सदन में एक और बयान दिया था, शायद हिंदुत्व को लेकर। जी हाँ, उन्होंने कहा, I proudly declare to the world, Hindus can never be terrorists। ये बयान भी काफी चर्चा में रहा। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति पर सरकार का क्या आकलन है? सरकार का दावा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब खात्मे के कगार पर है। गृह मंत्री ने यह भी दावा किया कि पिछले 6 महीनों में किसी भी स्थानीय ने आतंकी गुटों में शामिल नहीं हुआ है। ये सरकार का दावा है, जिसे हमें रिपोर्ट करना है। आतंकवाद से निपटने के अलावा आंतरिक शासन के और किन पहलुओं पर जोर दिया गया? सरकार ने नए आपराधिक कानून जो हाल ही में लागू हुए हैं, उनमें विक्टिम सेंट्रिक चेंजेस
पीड़ित केंद्रित बदलाव लाने के प्रयासों का जिक्र किया। और आजकल साइबर क्राइम भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, सरकार ने साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम जैसी पहलों का उल्लेख किया और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी जिक्र आया। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर मतलब दुष्प्रचार या फेक न्यूज के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश। बताया गया कि सरकारी फैक्ट चेक यूनिट तथ्य जांच इकाई ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1400 से ज्यादा एंटी इंडिया यूआरएल्स को ब्लॉक किया जो कथित तौर पर पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। तो कुल मिलाकर सरकार सुरक्षा अभियानों की जानकारी देने के साथ साथ एक तरह से नैरेटिव सेटिंग का भी प्रयास कर रही है, जिसमें सांस्कृतिक प्रतीक और राजनीतिक हमले भी शामिल है। हाँ, ये आधुनिक शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की जटिलताओं को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। कैसे सुरक्षा, राजनीति और संचार आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब नीति मूल्यांकन पर आते हैं। 30 जुलाई को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू हुए 5 साल पूरे हो गए हैं। इसका मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है? जी, एनईपी 2020 जुलाई 2020 में लॉन्च हुई थी और ये भारत की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य रखती है। सरकार की तरफ से तो इसे काफी सफल बताया जा रहा है। सरकार का क्या कहना है? प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसके महत्व को रेखांकित किया है। पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक लेख भी साझा किया जिसमें एनईपी की सफलताओं का जिक्र था। सरकार का दावा है कि एनईपी 2020 ने शिक्षा को होलिस्टिक, समग्र, इंक्लूसिव, समावेशी एंड फ्यूचर रेडी भविष्य के लिए तैयार बनाया है और इसका असर क्लियरली विजिबल इन द क्लासरूम्स, कक्षाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इसे भी विकसित भारत 2047 से जोड़ा जा रहा है। हाँ, इसे विकसित भारत के लक्ष्य के लिए जरूरी बताया जा रहा है क्योंकि एक विकसित भारत के लिए शिक्षित और कुशल आबादी, एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए मानव पूंजी का निर्माण आवश्यक है। ये तो सरकारी पक्ष हुआ। यूपीएससी एस्पिरेंट्स उम्मीदवारों के लिए एक संतुलित विश्लेषण क्या होगा? एनईपी 2020 का एक तरह का स्कोर कार्ड अगर हम देखें तो। बिल्कुल, हमें इसके अलग अलग पहलुओं को देखना होगा। लक्ष्य क्या थे, क्या हासिल हुआ और चुनौतियां क्या हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं। यहाँ मुख्य लक्ष्य थे यूनिवर्सल एक्सेस, सार्वभौमिक पहुंच, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर और नया 5+3+3+4 पाठ्यक्रम ढांचा। उपलब्धियां क्या रही? निपुण भारत मिशन लॉन्च हुआ FLN के लिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की गई और कक्षा 6 से वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की पहल हुई। और चुनौतियां भी कम नहीं है। ड्रॉप आउट रेट, स्कूल छोड़ने की दर अभी भी कई राज्यों में ऊंची है। नए पाठ्यक्रम का कार्यान्वयन असमान है और स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षकों की भारी कमी है। अब आते हैं हायर एजुकेशन पर। यहाँ लक्ष्य थे मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन को बढ़ावा देना, फ्लेक्सिबल करिकुलम बनाना, मल्टीपल एंट्री एग्जिट के विकल्प देना और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC स्थापित करना। इसमें क्या प्रगति हुई? कई विश्वविद्यालयों ने ABC प्रणाली अपना ली है। MPhil कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है और बहुविषयक अनुसंधान को प्रोत्साहन मिल रहा है। चुनौतियां यहाँ भी होंगी। हाँ, राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा इसे अपनाने की रफ्तार धीमी है। प्रस्तावित हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HCI, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग की संरचना और उसे मिलने वाले फंड को लेकर अभी भी स्पष्टता नहीं है और डिजिटल डिवाइड, डिजिटल विभाजन एक बड़ी बाधा है, खासकर ऑनलाइन और फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए। टीचर ट्रेनिंग का क्या? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, लक्ष्य था एक एकीकृत 4 वर्षीय B.Ed कार्यक्रम शुरू करना और शिक्षकों के लिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट CPD सुनिश्चित करना। उपलब्धियां: नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग NMM शुरू किया गया है। कुछ संस्थानों में 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। और कमियां: को लगातार अपडेट करने की व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो पा रही है। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, शिक्षा में प्रौद्योगिकी के बारे में क्या? NEP इस पर काफी जोर देती है। हाँ, लक्ष्य था टेक्नोलॉजी का शिक्षा में बेहतर इंटीग्रेशन, एकीकरण करना और एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम नेट बनाना। इसमें क्या हुआ? दीक्षा जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काफी बड़ा है, खासकर महामारी के दौरान। नेट की स्थापना भी हो चुकी है। लेकिन चुनौतियां, डिजिटल डिवाइड यहाँ भी आड़े आता होगा। बिल्कुल, डिवाइसेस, उपकरणों तक पहुंच और इंटरनेट कनेक्टिविटी में बहुत बड़ा अंतर है। शहरी और ग्रामीण, अमीर और गरीब छात्रों के बीच। शिक्षकों को भी
डिजिटल पेडोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पढ़ाने का प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं मिला है। डेटा प्राइवेसी और स्क्रीन टाइम को लेकर भी चिंताएं। और सबसे अहम सवाल फंडिंग एंड गवर्नेंस। एनईपी ने शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा था। हाँ, ये लक्ष्य था। उपलब्धि ये है कि बजट आवंटन में कुछ वृद्धि हुई है एब्सोल्यूट टर्म्स में। लेकिन चुनौती ये है कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय अभी भी जीडीपी के लगभग 3% पर ही अटका हुआ है। 6% का लक्ष्य अभी बहुत दूर है। इसके अलावा केंद्र और राज्य की संस्थाओं के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर भी कुछ ओवरलैप और कंफ्यूजन है। तो निष्कर्ष क्या निकाले एनईपी के 5 साल का? निष्कर्ष ये है कि एनईपी 2020 ने एक स्पष्ट और महत्वाकांक्षी दिशा तो तय कर दी है, लेकिन इसका जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। इसकी सफलता लगातार पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति, सार्वजनिक वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि और केंद्र राज्यों के बीच बेहतर तालमेल पर निर्भर करेगी। बिल्कुल। अब जीएस पेपर 2 के आखिरी विषय पर आते हैं, अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा को बनाए रखना। द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के खिलाफ लड़ाई। 30 जुलाई को वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस भी था। जी, ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है और यूपीएससी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जीएस पेपर 1 समाज, पेपर 2 सामाजिक न्याय, शासन और पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा, तीनों से जुड़ता है। इस दिन क्या खास हुआ? कुछ राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पहल? हाँ, अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने आपराधिक मानव तस्करी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की बात कही, जैसे ऑपरेशन एपेक्स प्रेडेटर। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ICE ने बाल शिकारियों की गिरफ्तारियों की जानकारी दी। और भारत में आंध्र प्रदेश के DGP पुलिस महानिदेशक ने मानव तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। मंगलागिरी, आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी DLSA ने तस्करी विरोधी जागरूकता पर एक सेमिनार भी आयोजित किया। ये न्यायपालिका और कानूनी सहायता निकायों की भूमिका को दर्शाता है। यूपीएससी के लिए इस मुद्दे के कौन से पहलू महत्वपूर्ण हैं? जरा विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो लीगल फ्रेमवर्क्स, कानूनी ढांचे को समझना जरूरी है। भारत में मुख्य कानून है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। और इंडियन पिनल कोड IPC में भी प्रावधान है। हाँ, IPC की सेक्शन 370 धारा 370 खास तौर पर व्यक्तियों की तस्करी से संबंधित है। इसके अलावा एक नया ज्यादा व्यापक और पीड़ित केंद्रित कानून लाने का प्रयास चल रहा है, ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स प्रिवेंशन केयर एंड रिहैबिलिटेशन बिल। मानव तस्करी रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास विधेयक ये अभी प्रस्तावित है। तस्करी के कॉजेज एंड डिमेंशंस क्या हैं? मूल कारण अक्सर गरीबी, शिक्षा की कमी, सामाजिक भेदभाव और कभी-कभी क्षेत्रीय अस्थिरता होते हैं। इसके आयाम बहुत अलग-अलग हैं। यौन शोषण के लिए तस्करी, फोर्स्ड लेबर, घरेलू गुलामी और यहाँ तक कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए भी तस्करी होती है। इसमें किन इंस्टीट्यूशंस की भूमिका होती है? ये एक मल्टी स्टेक होल्डर बहुहित धारक मुद्दा है। इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसे पुलिस, BSF शामिल हैं, जुडिशरी, न्यायपालिका और लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जैसे DLSA की भूमिका महत्वपूर्ण है। नेशनल एंड स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस, राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग भी निगरानी करते हैं। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, नागरिक समाज संगठन बचाव, पुनर्वास और जागरूकता फैलाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। क्या इसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मानव तस्करी अक्सर एक ट्रांसनेशनल क्राइम है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध है। मतलब इसकी जड़ें एक से ज्यादा देशों में फैली होती हैं। इसलिए देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग, खुफिया जानकारी साझा करना, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज, MLATs, पारस्परिक कानूनी सहायता संधियां और यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC जैसे अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ सहयोग आवश्यक है। USDHS की कार्रवाई इसी का एक उदाहरण है। तो निष्कर्ष ये है कि मानव तस्करी एक सतत लड़ाई है, जिसके लिए मजबूत कानून, सतर्क प्रशासन, सक्रिय न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी चाहिए। बिल्कुल, ये मानव गरिमा की रक्षा के लिए एक अनिवार्य लड़ाई है। GS पेपर 3 इकोनॉमी, S&T एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। चलिए अब जनरल स्टडीज पेपर 3 सामान्य अध्ययन पेपर 3 के विषयों पर आते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था। ये जो US टैरिफ लगे हैं
अमेरिकी टैरिफ, इनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या इकोनॉमिक फॉलआउट हो सकता है? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये 25% का टैरिफ और साथ में वो पेनल्टी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। ये हमारी विकास दर के लिए एक हेडविंड की तरह है। खासकर हमारे जो प्रमुख निर्यात उन्मुख क्षेत्र हैं उनके लिए बड़ा खतरा है। रोजगार पर असर पड़ेगा, विदेशी मुद्रा अर्जन पर असर पड़ेगा। किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है? जरा सेक्टर स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं। सबसे ज्यादा चिंता फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर को लेकर है। भारत के कुल फार्मा निर्यात का 30% से ज्यादा अमेरिका को जाता है। इस टैरिफ से जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के मार्जिन्स, मुनाफे पर बहुत दबाव पड़ेगा। और टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, वस्त्र और परिधान, लेदर गुड्स, चमड़े के सामान, ये तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। हाँ, इन पर भी बुरा असर पड़ेगा। ये क्षेत्र वैसे ही वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा झेल रहे हैं, जहां टैरिफ कम है। तिरुपुर के एक्सपोर्टर्स ने चिंता भी जताई है, हमारे उत्पाद अमेरिकी बाजार में और महंगे हो जाएंगे। जेम्स इन ज्वेलरी, रत्न और आभूषण, ये भी बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है। जी, ये हाई वैल्यू आइटम्स है, उच्च मूल्य वाली वस्तुएं हैं। तो 25% टैरिफ का मतलब होगा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए इनकी कीमत काफी बढ़ जाएगी। इससे मांग कम हो सकती है। ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स का क्या? मेक इन इंडिया के तहत इस पर काफी जोर है। ये सेक्टर भी अमेरिकी बाजार में चुनौतियों का सामना करेगा। जो पार्ट्स या गाड़ियां भारत से एक्सपोर्ट होती हैं, उनकी लागत बढ़ जाएगी। मरीन प्रोडक्ट्स और पेट्रोकेमिकल्स पर भी असर होगा। हाँ, ये सेक्टर भी अमेरिकी बाजार पर काफी निर्भर है, इसलिए इनमें भी महत्वपूर्ण व्यवधान आ सकता है। ये तो हुई सेक्टर की बात। पूरी अर्थव्यवस्था पर, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, समष्टि आर्थिक नियतार्थ क्या होंगे? सबसे पहला असर तो जीडीपी ग्रोथ पर पड़ सकता है। विकास दर के जो अनुमान है उनमें शायद नीचे की ओर संशोधन करना पड़े। एक्सपोर्ट टारगेट से क्या होगा? सरकार के महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं। उन लक्ष्यों को हासिल करना और मुश्किल हो जाएगा। इससे विकसित भारत 2047 की रफ्तार भी धीमी हो सकती है, क्योंकि वो लक्ष्य मजबूत निर्यात आधारित विकास पर काफी हद तक निर्भर करता है। करेंसी, मुद्रा पर क्या असर होगा? रुपए पर? ट्रेड वॉर्स या ऐसे तनाव से अक्सर करेंसी वॉलेटिलिटी बढ़ती है। इस घोषणा के बाद इंडियन रुपी पर नीचे की ओर दबाव देखा जा सकता है, और अगर रुपया कमजोर होता है तो हमारे आयात महंगे हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। साथ ही एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग यानी विदेशी कर्ज चुकाने की लागत भी बढ़ जाती है। और एक और बात, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज की, मतलब दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ जाएंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत अहम पॉइंट है। मान लीजिए वियतनाम या इंडोनेशिया से आने वाले सामान पर अमेरिका में 15 to 20% टैरिफ लगता है और भारत से आने वाले सामान पर 25% प्लस पेनल्टी, तो जाहिर है भारतीय सामान ज्यादा महंगा हो जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ट्रेड डाइवर्जन हो सकता है। मतलब अमेरिकी आयातक भारत से सामान मंगाना कम करके उन देशों से मंगाने लगेंगे जहां टैरिफ कम है। इससे हमें मार्केट शेयर का दीर्घकालिक नुकसान हो सकता है, जिसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को अब और तेजी से दूसरे देशों के साथ FTAs यानी मुक्त व्यापार समझौतों को अंतिम रूप देना होगा, ताकि अमेरिकी बाजार पर निर्भरता कम हो। बिल्कुल, ये स्थिति भारत के लिए अपने निर्यात स्थलों में विविधता लाने और दूसरे FTAs को जल्द से जल्द फाइनल करने की जरूरत को और अर्जेंट बना देती है। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था से जुड़े एक और वैश्विक पहलू पर आते हैं। इसी टैरिफ घोषणा के बीच US फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी का भी फैसला आया। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए। देखिए, एक तरफ व्यापार युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में US फेडरल रिजर्व, अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो अमेरिका का केंद्रीय बैंक है, उसकी तरफ से स्थिरता का कोई संकेत मिलना राहत की बात होती है। 30 जुलाई को उनकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी FOMC की बैठक का फैसला आया। क्या फैसला लिया उन्होंने? ब्याज दरें बढ़ाई? नहीं, उन्होंने फेडरल फंड्स रेट के लिए जो लक्ष्य सीमा है उसे 4.25% से 4.5% यानी 4.25% से 4.5% पर बनाए रखा। मतलब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। ये फैसला तो तब आया जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आंकड़े उम्मीद से बेहतर आए थे। हाँ, यही बात गौर करने वाली है। आंकड़े बेहतर थे, फिर भी फेड ने दरें नहीं बढ़ाई। उनका आधिकारिक बयान कहता है कि लेबर मार्केट सॉलिड, ठोस है और
इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति अभी भी समवॉट एलिवेटेड, कुछ हद तक बढ़ी हुई है, लेकिन हाल के संकेतक बताते हैं कि ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मॉडरेटेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। आर्थिक गतिविधि की वृद्धि वर्ष की पहली छमाही में मध्यम हुई। मतलब वो मान रहे हैं कि ग्रोथ थोड़ी धीमी हुई है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी अबाउट द इकोनॉमिक आउटलुक रिमेन्स एलिवेटेड। आर्थिक दृष्टिकोण के बारे में अनिश्चितता बढ़ी हुई है और वो अपने दोहरे जनादेश, अधिकतम रोजगार और 2% मुद्रास्फीति दोनों के जोखिमों के प्रति चौकस हैं। तो ये एक तरह का वेट एंड वॉच वाला नजरिया है। बिल्कुल, ये एक सतर्क रवैया दिखाता है। ऐसा लगता है कि फेडरल रिजर्व भी अर्थव्यवस्था के सामने संभावित जोखिमों को देख रहा है और शायद इन जोखिमों में अमेरिकी प्रशासन की व्यापार नीतियां और उनके वैश्विक परिणाम भी शामिल हों। भारत और दूसरी इमर्जिंग इकोनॉमीज, उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं? ये फैसला हमारे लिए अच्छा क्यों है? इसके कई ट्रांसमिशन चैनल्स हैं। सबसे पहला है कैपिटल फ्लोज, पूंजी प्रवाह। जब यूएस फेड ब्याज दरें बढ़ाता है तो डॉलर में निवेश करना वैश्विक निवेशकों के लिए ज्यादा आकर्षक हो जाता है। ऐसे में निवेशक भारत जैसी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज, ईएमईज, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाने लगते हैं। इसे कैपिटल आउटफ्लो कहते हैं। फेड का दरें स्थिर रखने का फैसला ऐसे कैपिटल फ्लाइट को रोकने में मदद करता है। दूसरा असर करेंसी वैल्यू पर पड़ता होगा। जी, जब पूंजी बाहर जाती है तो उस देश की मुद्रा पर दबाव बनता है, वो कमजोर होती है। फेड का दर स्थिर रखना अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए को संभालने में मदद करता है और ये इस समय खास तौर पर जरूरी है क्योंकि रुपया पहले से ही नए टैरिफ की घोषणा से दबाव में है। तीसरा, बोरोइंग कॉस्ट्स, उधार लेने की लागत। हाँ, कई भारतीय कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार से अमेरिकी डॉलर में कर्ज लेती हैं। अगर फेड दरें बढ़ाता तो उनकी उधार लेने की लागत बढ़ जाती। फेड के इस ठहराव से उन्हें इस मोर्चे पे राहत मिली है। तो कुल मिलाकर फेड का ये फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के लिए एक अस्थायी राहत है। हाँ, एक वेलकम रिलीफ, स्वागत योग्य राहत है। इससे आरबीआई पर बाहरी दबाव कम होता है कि वो रुपए को बचाने या पूंजी बहिर्वाह रोकने के लिए अपनी पॉलिसी रेट्स बढ़ाए। इससे आरबीआई को घरेलू विकास और मुद्रास्फीति की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज्यादा पॉलिसी स्पेस मिलती है। समझ गया। अब आते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के एक बेहद रोमांचक विषय पर, निसार मिशन। 30 जुलाई को इसका सफल प्रक्षेपण हुआ। जी हाँ, ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और भारत अमेरिका सहयोग के लिए एक मील का पत्थर है। निसार का मतलब है नासा आइसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, और इसे भारत से ही लॉन्च किया गया। हाँ, इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से, श्रीहरिकोटा से। ये पृथ्वी अवलोकन, अर्थ ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और देखिए विडंबना, उसी दिन लॉन्च हुआ जिस दिन अमेरिका ने टैरिफ लगाए। ये दिखाता है कि रिश्ते कितने बहुआयामी हैं। ये मिशन इतना खास क्यों है? इसकी टेक्नोलॉजी में क्या नया है? ये सिर्फ एक और उपग्रह नहीं है, ये एक पाथ ब्रेकिंग मिशन है। कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे महंगा अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है। ये नासा और इसरो के बीच पहला बड़ा संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। और इसकी खासियत, वो रडार सिस्टम? हाँ, इसकी मुख्य तकनीकी खूबी है डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार प्रणाली। इसमें L बैंड सार है जो नासा ने दिया है और S बैंड सार है जो इसरो ने बनाया है। इस डुअल फ्रीक्वेंसी रडार से क्या फायदा होगा? इससे ये उपग्रह पृथ्वी की सतह की असाधारण हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, उच्च रेजोल्यूशन छवियां ले सकता है। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, बादलों और अंधेरे के पार भी देख सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये पृथ्वी की सतह में होने वाले बदलावों को 1 सेंटीमीटर से भी कम की सटीकता से माप सकता है। 1 सेंटीमीटर से कम? ये तो कमाल है। भारत के लिए इसके एप्लीकेशंस क्या होंगे? इसके अनुप्रयोग बहुत व्यापक और महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ये प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी और उनसे निपटने के तरीके में क्रांति ला सकता है। मतलब ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? ये भूकंपों को बेहतर ढंग से समझने, लैंड सब्सिडेंस जैसे जोशीमठ में हुआ को ट्रैक करने और वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखीय गतिविधि की निगरानी के लिए अमूल्य डेटा देगा।
लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन के लिए अर्ली वार्निंग्स, प्रारंभिक चेतावनी देने और आपदा के बाद डैमेज असेसमेंट, क्षति मूल्यांकन करने में बहुत मददगार होगा। सोचिए, हाल की वायनाड त्रासदी जैसी घटनाओं में ये कितना उपयोगी हो सकता था। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी में कैसे मदद करेगा? ये सॉइल मॉइस्चर, मिट्टी की नमी, क्रॉप हेल्थ, फसल स्वास्थ्य और किस फसल का कितना एकरेज है उस पर बहुत सटीक डेटा देगा। इससे कृषि उपज का पूर्वानुमान बेहतर होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को समर्थन मिलेगा और सिंचाई के लिए जल संसाधनों का प्रबंधन ज्यादा प्रभावी ढंग से हो पाएगा। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट की निगरानी, ये तो इसका एक प्राथमिक मिशन है। पृथ्वी के इकोसिस्टम्स में होने वाले सूक्ष्म बदलावों को ट्रैक करना, जैसे ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स का पिघलना, सी लेवल राइज, समुद्र स्तर में वृद्धि और फॉरेस्ट कवर एंड बायोमास में बदलावों को ट्रैक करना। ये सब भारत के क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन रणनीतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा होगा। क्या इसका कोई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है? निश्चित रूप से। NISAR की हाई रेजोल्यूशन हर मौसम में काम करने वाली इमेजिंग क्षमता भारत की स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस एंड मैपिंग कैपेबिलिटीज, रणनीतिक निगरानी और मानचित्रण क्षमताओं को काफी बढ़ाएगी। ये नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। तो NISR मिशन भारत और अमेरिका के बीच गहरे स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट और टेक्नोलॉजिकल सिनर्जी का प्रतीक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध कितने मजबूत और बहुआयामी हैं, कि वो व्यापार जैसे मुद्दों पर मतभेद रखते हुए भी इतने बड़े वैज्ञानिक सहयोग को अंजाम दे सकते हैं। भारत के लिए ये अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक बड़ी छलांग है, जो देश के विकास लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण डेटा देगा और एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। शानदार। अब पर्यावरण की बात करते हैं। भारत ने रामसर वेटलाइन कन्वेंशन, रामसर आर्द्रभूमि कन्वेंशन में एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। ये क्या मामला है? जी, ये भी 30 जुलाई की ही घटना है। वैश्विक पर्यावरण मंच पर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। हुआ ये कि रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स यानी रामसर आर्द्रभूमि कन्वेंशन का 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP15 15वां पक्षकार सम्मेलन चल रहा था विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे में। रामसर कन्वेंशन तो वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए है ना? जी हाँ। तो इस COP15 में भारत ने एक प्रस्ताव तैयार किया और उसे पेश किया, जिसे भारी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और उसे अपना लिया गया। भारत का प्रस्ताव, ये तो बड़ी बात है। किस बारे में था ये प्रस्ताव? इस प्रस्ताव का शीर्षक था प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना। ये रामसर कन्वेंशन में भारत द्वारा पेश किया गया पहला प्रस्ताव था। और इसे सभी ने मान लिया? हाँ, लगभग सर्वसम्मति से। सभी 172 कंट्रैक्टिंग पार्टीज यानी सदस्य देश, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन भागीदार और अन्य पर्यवेक्षकों ने इसका समर्थन किया। इस प्रस्ताव का मूल विचार क्या था? क्या ये मिशन लाइफ से जुड़ा है? बिल्कुल। इस प्रस्ताव का कोर मूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई पहल मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर ले जाना था। मतलब ये कि आर्द्र भूमियों का संरक्षण और उनका समझदारी भरा उपयोग, वाइज यूज, सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, बल्कि ये व्यक्तियों और समुदायों की रोजमर्रा की पसंद और व्यवहार से भी जुड़ा है। ये प्रस्ताव सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स, सतत जीवन शैली अपनाने पर जोर देता है, जो आर्द्र भूमियों जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा के लिए जरूरी है। तो इस प्रस्ताव को अपनाने से वैश्विक समुदाय ने क्या संदेश दिया? उन्होंने संरक्षण के लिए होल ऑफ सोसाइटी, संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का समर्थन किया है। ये माना है कि केवल सरकारी कार्रवाई काफी नहीं है। प्रस्ताव सदस्य देशों से आह्वान करता है कि वे ऐसी एनेबलिंग कंडीशंस, सक्षम स्थितियां बनाएं, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, सार्वजनिक निजी सहयोग को बढ़ावा दें और प्रो प्लैनेट बिहेवियर, गृह समर्थक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दें। एनवायरमेंटल गवर्नेंस के लिए इसका क्या महत्व है? इसके कई महत्व हैं। पहला,
ये भारत को वैश्विक पर्यावरण वार्ताओं में एक प्रोएक्टिव लीडर, सक्रिय नेता के रूप में स्थापित करता है, न कि सिर्फ एक प्रतिक्रियाशील प्रतिभागी के रूप में। दूसरा, सॉफ्ट पावर। हाँ, इस प्रस्ताव का लगभग सर्वसम्मति से अपनाया जाना भारत की आम सहमति बनाने और अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने की क्षमता को दर्शाता है। भारत ने अपनी एक घरेलू पहल, जो भारतीय मूल्यों में निहित है, उसे सफलतापूर्वक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिद्धांत में बदल दिया। और ग्लोबल साउथ के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जी, ये सफलता ग्लोबल साउथ के लिए एक अग्रणी आवाज के रूप में भारत की साख को मजबूत करती है, जो समावेशी और न्याय संगत सतत विकास मार्गों की वकालत करता है। ये कूटनीतिक जीत भारत को विश्व मंच पर मूल्यवान नैतिक और राजनीतिक पूंजी प्रदान करती है। बहुत। अब जीएस पेपर 3 के एक और महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। रूस के कमचटका प्रायद्वीप में एक बहुत बड़ा भूकंप आया। इसे एक केस स्टडी के तौर पर कैसे देख सकते हैं? हाँ, 30 जुलाई को ही रूस के कमचटका पेनिनसुला, कामचटका प्रायद्वीप के तट पर एक विनाशकारी भूकंप आया। मैग्नीट्यूड 8.8। ये इतिहास में दर्ज सबसे शक्तिशाली मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स में से एक है। 8.8 ये तो बहुत ही ज्यादा है। और इसके बाद सुनामी का खतरा भी था। जी हाँ, भूकंप समुद्र के नीचे आया था, इसलिए तुरंत पूरे प्रशांत महासागर में व्यापक सुनामी अलर्ट जारी कर दी गई। ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वास्तविक दुनिया की केस स्टडी है। भूकंप का केंद्र कहाँ था और सुनामी का असर कहाँ तक पहुंचा? भूकंप का एपिसेंटर प्रशांत महासागर में कामचटका प्रायद्वीप के पास था। ये इलाका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर यानी प्रशांत अग्नि वलय का हिस्सा है, जो अपनी भूकंपीय गतिविधि के लिए जाना जाता है। तत्काल खतरा सुनामी का था और चेतावनी मिनटों में जारी हो गई थी। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर (PTWC) और सभी देशों की राष्ट्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी किए। खतरा सचमुच वैश्विक था। हाँ बिल्कुल। रूस और जापान सबसे पहले प्रभावित हुए। रूस से वीडियो आए जिसमें बंदरगाहों में पानी भर रहा था, इमारतें बह रही थीं। जापान में लोग छतों पर चढ़ गए, उन्हें 2011 की सुनामी याद आ गई। और अमेरिका, दक्षिण अमेरिका तक भी असर। जी, यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई और यूएस वेस्ट कोस्ट पर सुनामी अलर्ट जारी हुए। होनोलुलु में सायरन बजे, लोग सुरक्षित जगहों पर जाने लगे, सड़कों पर जाम लग गया। यहाँ तक कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में चिली जैसे दूर के देशों ने भी चेतावनी को उच्चतम स्तर पर रखा और तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश दिया। इस घटना से प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस के बारे में क्या सबक मिलते हैं? सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक है अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की प्रभावशीलता। PTWC और राष्ट्रीय केंद्रों ने जिस तेजी और व्यापकता से चेतावनी फैलाई, वो काबिले तारीफ था और उसने कई जानें बचाई होंगी। लोगों की जागरूकता का स्तर कैसा रहा? जापान और हवाई जैसे देशों में हाई पब्लिक अवेयरनेस देखने को मिली। लोगों ने चेतावनियों को गंभीरता से लिया और तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले गए। ये साफ तौर पर पिछली त्रासदियों से सीखे गए सबक का नतीजा था। सुनामी के खतरे की प्रकृति के बारे में भी कुछ नई बातें सामने आई। हाँ, विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि सुनामी एक अकेली लहर नहीं होती, बल्कि ये एक ओशन फ्लड, महासागर बाढ़ की तरह होती है, जिसका असर घंटों या एक दिन से भी ज्यादा समय तक रह सकता है। इसलिए चेतावनी हटने तक लगातार सतर्कता जरूरी है। भारत तो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन हमारे लिए इसकी क्या रिलेवेंस है GS 3 के नजरिए से? भारत के लिए भी इसमें कई महत्वपूर्ण सबक हैं। पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का महत्व। सुनामी जैसी आपदाएं सीमाओं को नहीं मानती। इनसे निपटने के लिए PTWC जैसे निर्बाध अंतर्राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और समन्वय व्यवस्थाओं का होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबक, ड्रिल्स, अभ्यास। हाँ, नीड फॉर रेगुलर ड्रिल्स, नियमित अभ्यास की आवश्यकता। जापान और हवाई में जो प्रभावी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिखी, वो सालों की शिक्षा और नियमित निकासी अभ्यास, इवैक्यूएशन ड्रिल्स का परिणाम है। भारत को भी अपने सुनामी अभ्यास जैसे IO वेव अभ्यास जारी रखने और उन्हें लगातार बेहतर बनाने की जरूरत है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स का रोल बहुत महत्वपूर्ण। रोबस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स चाहिए ताकि चेतावनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। इसमें सायरन, SMS अलर्ट, TV, रेडियो सब शामिल हैं। ये सिस्टम निरंतर
रिडंडेंट और फेल सेफ होने चाहिए। मतलब एक तरीका फेल हो तो दूसरा काम करे। और वो टुसुनामी रेडी प्रोग्राम। हाँ, ये घटना यूनेस्को आईओसी की टुसुनामी रेडी पहल के महत्व को भी रेखांकित करती है। भारत इस पहल का सक्रिय भागीदार है और ओडिशा के कुछ गांव पहले ही सुनामी रेडी प्रमाणित हो चुके हैं। इस कार्यक्रम को और फैलाने की जरूरत है। तो निष्कर्ष यह है कि कामचट का भूकंप हमें प्राकृतिक आपदाओं के लगातार खतरे और उनसे निपटने के लिए वैज्ञानिक निगरानी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और एक जागरूक समाज की जरूरत की याद दिलाता है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हम प्रकृति की शक्ति के सामने कितने छोटे हैं, लेकिन तैयारी और सहयोग से हम नुकसान को काफी कम कर सकते हैं। जी, जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। चलिए अब जनरल स्टडीज पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 के कुछ टॉपिक्स देखते हैं। कामचट का भूकंप फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जरा इसके पीछे का जियोफिजिकल साइंस समझाइए। जी, ये 8.8 तीव्रता का भूकंप भूगोल की कुछ बुनियादी अवधारणाओं को समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन कमचाट का प्रायद्वीप। ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है ना? बिल्कुल, ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जहां बहुत तीव्र साइस्मिक एंड वोल्केनिक एक्टिविटी, भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधि होती है। दुनिया के लगभग 90% भूकंप और 75% सक्रिय ज्वालामुखी इसी रिंग ऑफ फायर में स्थित हैं, और ये सब प्लेट टेक्टोनिक्स का नतीजा है। प्लेट टेक्टोनिक्स और सबडक्शन को थोड़ा और समझाइए, खासकर कामचटका के संदर्भ में। देखिए, पृथ्वी की जो बाहरी परत है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो कई कठोर प्लेटों में टूटी ही है और ये प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं। कामचट का भूकंप एक कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर आया। यहाँ पर विशाल पैसिफिक प्लेट पश्चिम की ओर खिसक रही है और छोटी ओकोटेक्स प्लेट के नीचे धंस रही है। इसी नीचे धंसने की प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। जी हाँ, जब एक भारी ओशनिक प्लेट जैसे प्रशांत प्लेट एक हल्की कॉन्टिनेंटल प्लेट जैसे ओखोटस्क प्लेट के नीचे जाती है, उसे सबडक्शन कहते हैं। और मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स क्या होते हैं? ये सबडक्शन जोन्स ही दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली भूकंपों को जन्म देते हैं। होता यह है कि जैसे जैसे प्रशांत प्लेट नीचे धंसती है, दोनों प्लेटों के बीच का जो इंटरफेस या संपर्क क्षेत्र है, वहां पर सदियों तक भारी तनाव, स्ट्रेस जमा होता रहता है। फिर क्या होता है? जब ये जमा हुआ तनाव इतना बढ़ जाता है कि वो प्लेटों को एक साथ रोककर रखने वाले घर्षण फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है, तो ऊपर वाली ओखोटस प्लेट अचानक से वापस अपनी जगह पर उछलती है, रिबाउंड करती है। इससे साइज्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगों के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। समुद्र तल का ये अचानक और हिंसक ऊर्ध्वाधर मूवमेंट, गति ही एक मेगा थ्रस्ट भूकंप कहलाता है। और इसी से सुनामी पैदा होती है। एग्जैक्टली। सुनामी, जेनेसिस एंड प्रोपगेशन। जब समुद्र तल अचानक से ऊपर उठता है या नीचे धंसता है, तो वो अपने ऊपर मौजूद पानी के पूरे कॉलम को विस्थापित कर देता है। कामचाट का भूकंप में समुद्र तल की इस वर्टिकल मूवमेंट ने एक विशाल पैडल की तरह काम किया और पानी में लहरें बन गईं। हाँ, बड़ी समुद्री लहरों की एक श्रृंखला बन गई जो भूकंप के केंद्र से चारों ओर फैलने लगी। गहरे समुद्र में यह लहरें बहुत तेज गति से चलती हैं, 800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा, लेकिन उनकी ऊंचाई कम होती है और वेवलेंथ बहुत लंबी होती है, इसलिए जहाजों को पता भी नहीं चलता। लेकिन तट के पास आकर ये खतरनाक हो जाती हैं। जी, जैसे ही ये लहरें उथले तटीय पानी में पहुंचती हैं, उनकी गति कम हो जाती है, लेकिन उनकी ऊंचाई, एम्पलीट्यूड नाटकीय रूप से बढ़ जाती है और फिर ये विनाशकारी लहरें बनकर तटीय इलाकों में बाढ़ ला देती हैं। कामचट का सुनामी का असर रूस से लेकर चिली तक महसूस होना ये दिखाता है कि इन घटनाओं से कितनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है और इनका प्रभाव कितना वैश्विक हो सकता है। ये तो हुई पृथ्वी की बात। अब जरा समाज की बात करते हैं। जीएस पेपर 1 में सोसाइटी, समाज भी है। एक खबर थी प्रोनैटलिज्म मूवमेंट के बारे में। ये क्या है? हाँ, 30 जुलाई को विकसित देशों, खासकर अमेरिका में एक उभरते हुए सामाजिक चलन प्रोनैटलिज्म मूवमेंट पर कुछ रिपोर्ट्स थी। ये बेसिकली ज्यादा बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहित करने वाला आंदोलन या विचार है। ज्यादा बच्चे पैदा करने को प्रोत्साहन क्यों? यह आंदोलन मुख्य रूप से विकसित देशों में गिरती जन्म दर, फॉलिंग बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशंस, बुजुर्ग होती आबादी की जनसांख्यिकीय सच्चाई की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा है। इसके पीछे कई सामाजिक और आर्थिक कारण हैं। इकोनॉमिक कंसर्न्स क्या हैं? देखिए, अगर जन्म दर लगातार कम रहती है
तो लंबे समय में देश की कार्यबल वर्किंग पॉपुलेशन सिकुड़ जाती है। इससे लेबर शॉर्टेजेस, श्रम की कमी हो सकती है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, आर्थिक उत्पादकता कम हो सकती है, और सबसे बड़ी चिंता यह है कि बढ़ती हुई बुजुर्ग आबादी के लिए सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, सामाजिक सुरक्षा प्रणाली जैसे पेंशन, स्वास्थ्य सेवा का बोझ उठाने के लिए टैक्स बेस छोटा हो जाता है, यानी कमाने वाले कम और निर्भर ज्यादा हो जाते हैं। और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स क्या है? कुछ लोग मानते हैं कि घटती आबादी से देश की सांस्कृतिक पहचान या राष्ट्रीय ताकत कमजोर हो सकती है। उन्हें लगता है कि इससे उनका भू राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है या उनकी सांस्कृतिक जीवंतता खत्म हो सकती है। एक टर्म इस्तेमाल होती है डेमोग्राफिक विंटर, जनसांख्यिकीय शीतकाल। डेमोग्राफिक विंटर, जनसांख्यिकीय शीतकाल, इसका क्या मतलब है? ये गिरती प्रजनन दर के सामाजिक परिणामों का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे बुजुर्गों के लिए सामाजिक अलगाव बढ़ना, समाज में गतिशीलता और नवाचार की कमी आना और सामाजिक गिरावट की एक समग्र भावना पैदा होना। क्या सरकारें भी इस दिशा में कुछ कर रही हैं? प्रोनेटलिस्ट पॉलिसीज? हाँ, हंगरी, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे कई देशों ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं, जैसे बच्चों के जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन देना, अभिभावकीय अवकाश, पेरेंटल लीव बढ़ाना, बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी देना। हालांकि इनकी सफलता बहुत सीमित रही है। जन्म दर बढ़ाना बहुत मुश्किल साबित हुआ है। अब इसे भारत के संदर्भ में देखें। भारत की स्थिति तो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। रेलेवेंस एंड कॉन्ट्रास्ट विद इंडियाज डेमोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। भारत के जनसांख्यिकी संदर्भ के साथ प्रासंगिकता और कॉन्ट्रास्ट देखना बहुत जरूरी है। पश्चिम के बुजुर्ग होते देशों के विपरीत भारत इस समय अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुजर रहा है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन, यानी 15 से 59 साल के लोग, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी बच्चे और बूढ़े के मुकाबले ज्यादा हैं। ये तेज आर्थिक विकास के लिए एक सुनहरा अवसर है, लेकिन ये अवसर तभी बुनाया जा सकता है जब हम अपने युवाओं को अच्छी शिक्षा, कौशल और रोजगार दे पाएं। और भारत का नीतिगत ध्यान तो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन पर रहा है। दशकों तक हमारी नीतियां जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रित रहीं। अब भारत की टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर गिरकर रिप्लेसमेंट लेवल यानी प्रतिस्थापन स्तर 2.1 से भी नीचे आ गई है। लेकिन इसके बावजूद हमारी आबादी अभी कई दशकों तक बढ़ती रहेगी। ऐसा क्यों? TFR कम होने के बाद भी? इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं, जनसंख्या गति कहते हैं, क्योंकि अतीत में जन्म दर ऊंची रहने के कारण आज प्रजनन आयु वर्ग यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो भले ही हर महिला कम बच्चे पैदा कर रही है, लेकिन बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं की कुल संख्या इतनी ज्यादा है कि आबादी बढ़ती रहेगी। लेकिन भारत के सामने भी तो एजिंग की चुनौती आएगी भविष्य में। हाँ, और ये चुनौती कई विकसित देशों की तुलना में ज्यादा तेजी से आएगी। द कमिंग चैलेंज ऑफ एजिंग, उम्र बढ़ने की आने वाली चुनौती। जो जनसांख्यिकीय लाभांश आज हमारी ताकत है, वही भविष्य में एक बड़ी चुनौती बन सकता है अगर हमने तैयारी नहीं की। हमें भविष्य की बहुत बड़ी बुजुर्ग आबादी के लिए योजना बनानी होगी। क्या तैयारी करनी होगी? हाँ, हमें अपनी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स, सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना होगा। जीरियाट्रिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण करना होगा और सीनियर्स के लिए आर्थिक अवसर पैदा करने होंगे। तो विकसित देशों का ये प्रोनेटलिज्म आंदोलन भारत के लिए एक तरह की चेतावनी है। हाँ, ये हमें भविष्य की चुनौतियों की एक झलक दिखाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि हमें अपने वर्तमान जनसांख्यिकीय लाभांश का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा, ताकि हम वो संसाधन और सामाजिक ढांचा तैयार कर सकें जो आने वाले दशकों में हमारी बढ़ती उम्र की आबादी का समर्थन करने के लिए जरूरी होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये था मेंस के लिए विस्तृत विश्लेषण। अब जल्दी से प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। जी। सेक्शन 4 प्रीलिम्स पॉइंटर्स, प्रारंभिक परीक्षा पॉइंट्स। आज की चर्चा में कई ऐसे शब्द और तथ्य आए जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि NSR किन दो एजेंसियों का मिशन है, कौन सी टेक्नोलॉजी है, रामसर COP15 कहां हुई, भारत का प्रस्ताव क्या था, मिशन लाइफ, ऑपरेशन महादेव, इंडिया UAE JDCC किस स्तर की बैठक थी, क्या MOU हुआ, इंडिया फिजी FOC किस नीति का हिस्सा है, और US टैरिफ्स, अमेरिकी टैरिफ कितना प्रतिशत किस पर, FOMC क्या फैसला लिया, कमचाटका अर्थक्वेक तीव्रता, मेगा थ्रस्ट क्या होता है, रिंग ऑफ फायर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स कब होता है, IPC सेक्शन 370। खेल जगत से दिव्या देशमुख का नाम भी चर्चा में था, उन्हें चेक करना होगा किस खेल से संबंधित हैं। पद्मा अवार्ड्स 2026 के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है।
NEP 2020 वर्षगांठ, प्रोनेटलिज्म की अवधारणा, ऑपरेशन एपेक्स प्रेडेटर किस देश से संबंधित है, ये सब प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, इन पर नजर रखना जरूरी है। और हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर्स क्विज भी होता है। जी हाँ, सेक्शन 5 डेली करंट अफेयर्स क्विज यानी दैनिक समसामयिक प्रश्नोत्तरी। जैसे आज की चर्चा पर एक सवाल हो सकता है, हाल ही में लॉन्च किया गया NISAR उपग्रह किन 2 अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त मिशन है? और विकल्प होंगे A. ISRO and ESA, इसरो और ESA। B. NASA and ISRO, नासा और इसरो। C. ISRO and JAXA, इसरो और JAXA। D. NASA and Roscosmos, नासा और Roscosmos। और सही जवाब है B. NASA and ISRO, नासा और इसरो। इस तरह के सवाल अभ्यास के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और रिवीजन फ्लैश कार्ड भी उपलब्ध होते हैं। हाँ, सेक्शन 6 रिवीजन फ्लैश कार्ड महत्वपूर्ण तथ्यों को याद रखने के लिए ये बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे एक फ्लैश कार्ड हो सकता है रामसार COP15 वेन्यू, रामसर COP15 स्थल, उत्तर विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आखिर में मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी कुछ होता है। बिल्कुल। सेक्शन 7 मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ द डे, दिन का मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न। आज की चर्चा के आधार पर एक प्रश्न हो सकता है, भारत पर हाल ही में लगाए गए अमेरिकी टैरिफ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और आर्थिक लचीलेपन को कैसे प्रभावित करते हैं? भारत को इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रणनीतियां अपनानी चाहिए? विश्लेषण करें। ये तो सीधा GS पेपर 2 और 3 से जुड़ा सवाल है। इसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए? एक संक्षिप्त ढांचा? हाँ, एक सजेस्टेड स्ट्रक्चर हो सकती है। इंट्रोडक्शन, अमेरिकी टैरिफ का संक्षिप्त विवरण दे। बॉडी पैराग्राफ 1, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर प्रभाव का विश्लेषण करें। रूस एंगल, मल्टी अलाइनमेंट पर दबाव। बॉडी पैराग्राफ 2, इकोनॉमिक रेजिलियंस पर प्रभाव का विश्लेषण करें। विभिन्न क्षेत्रों पर असर, मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव। बॉडी पैराग्राफ 3, भारत द्वारा अपनाई जाने वाली रणनीतियां सुझाएं। कूटनीतिक बातचीत, WTO का उपयोग, निर्यात विविधीकरण, घरेलू क्षमता निर्माण, आत्मनिर्भरता, अन्य देशों के साथ FTA। कंक्लूजन, एक संतुलित निष्कर्ष दें जिसमें चुनौतियों और अवसरों दोनों का जिक्र हो। बहुत बढ़िया। एस्पिरेंट्स को इस प्रश्न पर लिखने का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कंक्लूडिंग समरी। तो चलिए आज की लंबी और गहन चर्चा को संक्षेप में समेटते हैं। आज 30 जुलाई 2025 की प्रमुख घटनाएं क्या रहीं? सबसे बड़ी खबर, अमेरिकी टैरिफ की घोषणा, जो भारत की अर्थव्यवस्था और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, सामरिक स्वायत्तता दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसी चुनौती के बीच भारत ने अपने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स भी जारी रखे, जैसे UAE और फिजी के साथ, और अमेरिका के ही साथ निसार जैसी बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट भी हासिल की। बिल्कुल। ग्लोबल एनवायरमेंटल गवर्नेंस में भी भारत में नेतृत्व दिखाया। रामसर कन्वेंशन में मिशन लाइफ आधारित प्रस्ताव पारित करवाकर। घरेलू मोर्चे पर नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान रहा। ऑपरेशन महादेव के जरिए पॉलिसी इवैल्यूएशन हुआ। NEP 2020 के 5 साल पूरे होने पर, और सोशल इश्यूज जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी पर भी फोकस रहा। हाँ, और हमने देखा कि कैसे जियोफिजिकल इवेंट्स, भूभौतिकीय घटनाएं जैसे कमचाटका क्वेक, कामचाटका भूकंप, और सोसाइटल ट्रेंड्स, सामाजिक रुझान जैसे प्रोनेटलिज्म भी UPSC की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण सबक और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये सभी मुद्दे अर्थव्यवस्था, कूटनीति, विज्ञान, पर्यावरण, समाज, सुरक्षा आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। इंटरकनेक्टेडनेस को समझना बहुत जरूरी है। आउटरो, UPSC की तैयारी वाकई मेहनत मांगती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, शक को छोड़कर अगर आप एक संरचित तरीके से विश्लेषण करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। बिल्कुल। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात याद रखिए, अपने आज के संदेहों को अपने कल की सीमा मत बनने दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये विस्तृत चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। आप इसे दोबारा भी सुन सकते हैं ताकि सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ आ जाएं। इस तरह का विश्लेषण न केवल आपकी UPSC तैयारी में मदद करेगा, बल्कि आपको अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में भी सक्षम बनाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो कृपया सुन लो UPSC YouTube चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें
और अगर आप हमें सहयोग देना चाहते हैं ताकि हम इस चैनल को लंबे समय तक चला सकें और आपके लिए ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री लाते रहें, तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण के साथ।